मरादान चारू कमावती प्रोग्राम में बुनियाद अल्लाह ताला नाम अच शुरू करें मच्छी में प्रोग्राम डॉक्टर वसीम जमालवी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डाउ यूनिवर्सिटी अच्छे ए तालुकीम। डॉक्टर साहब आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। शुमार को शक्लोटा डॉक्टर वसीम जमालवी साहब जो हस्ते असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डाउ यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस था और आई अलावा पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। तो डॉक्टर साहब स्पेशली आइए जो सब्जेक्ट हैं जो हस्ते चुक्कानी गुंडुआनी नादरही बीमारियाँ मायनी स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए बहुत ज़्यादा कारकुता और बहुत बिज़ी हैं पीडियाट्रिशियन हैं और बहुत मशहूर हैं। स्पेशली ये प्रैक्टिस को डाउ यूनिवर्सिटी मॉर्निंग आमूदा और प्रैक्टिस भी करते हैं वो वार्ड भी चाह रही थी वो स्टूडेंटा PG आन वो स्टूडेंट भी बात आती हैं लेक्चर वगैरह आते हैं आएग महूर वो सोशली बहुत एक्टिव है मतलब मात्रा शुमार गोश्त के पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है सिंध प्रेसिडेंट हैं भी वो दिगे साइंटिफिक एक्टिविटीज़ महूर को भी कार कर गए और बहुत बिज़ी पीडियाट्रिशियन स्पेशली मजाना मुख्तलिफ में जा गया मैं महूर प्रैक्टिस को लाते जा गया तो मरी महूर बोले बाद डॉक्टर साहब के टाइम ने भी मतलब बहुत मसरूफ़ है मतलब बहुत ज़्यादा और बाद ये होती कार एक बहुत मशहूर है शप एक दो बजा बेचारा करा लोग रसी। डॉक्टर साहब आप तो खैर अपनी मसरूफियत से आपको आज स्पेशली हमने संडे रखा है जो आपको बुलाया यहाँ पे इस प्रोग्राम में तो आप मशहूर बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं स्पेशली अपनी प्रैक्टिस में। डॉक्टर साहब पहला ही सवाल हम लेकिन आज हमारी जो बुनियाद है जो प्रोजेक्ट सब्जेक्ट हमने रखा है तो बच्चों की बारे में आपको पता है बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं हमारी फ्यूचर हैं। तो स्पेशली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने बच्चों के बारे में मामूली सा एक मसला होता है तो बच्चे वैसे अपना केयर नहीं करते हैं अपना अगर बुखार वगैरह हुआ तो एक पैनाडोल खा लिया जो कुछ भी है लॉन्ग टर्म को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो फिर डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं लेकिन बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा साफ है। तो आप डॉक्टर साहब ये बेसिकली शुरुआत हम ये रखते हैं बच्चों को अपने सेहतमंद कैसे रखें हम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब। सबसे पहले तो बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और अब जो आज आपने टॉपिक चूज़ किया है और जो आपने इंट्रोडक्शन में दो बातें की एक तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। दूसरी बात ये कि आपने बच्चों की सेहत में एक बात बोली कि वालिदैन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। हम यहाँ से शुरू करते हैं मेरे ख्याल में वालिदैन में माँ की सेहत का ख्याल रखना माँ की अपनी ज़िम्मेदारी और माँ की जो फैमिली है उसकी भी ज़िम्मेदारी साथ में शामिल है क्योंकि माँ अगर सेहतमंद होगी तो आने वाला बच्चा सेहतमंद होगा और आने वाला बच्चा अगर सेहतमंद होगा तो फिर आपका माशरा और आपका मुस्तकबिल भी सेहतमंद होगा। तो हमारा शुरू होती है माँ से। डेफिनेटली वालिद भी शामिल है कि वो भी सेहतमंद हो उसके अंदर दूसरी बुराइयाँ ना हो दूसरे मसाइल ना हो तो फिर वो भी एक तरह से ज़रूरत होती है। अब अगर फ़र्ज़ करें एक कमज़ोर एनीमिक माँ है तो डेफिनेटली उसका आने वाला बच्चा जो है वो भी कमज़ोर भी हो सकता है एनीमिक भी हो सकता है वक्त से पहले पैदा हो सकता है और उसमें फिर बेशुमार मसाइल आ सकते हैं। ठीक है ये वो चीज़ें हैं जिस पे कि कंट्रोल करने के लिए जो WHO और UNICEF है वो इनकी मोर्टेलिटी वगैरह चेक करती रहती है कि माँ मैटरनल कितनी है इन्फेंट कितनी है न्यूनेट कितनी है ये सब चीज़ें ग्रेजुअली हम नीचे आ रहे हैं। इसमें जो पिछले 2015 में जो थी उससे यकीनन हम 2021 तक में बहुत नीचे आ गए हैं लेकिन अभी भी अगर हम अपने सिर्फ साउथ एशिया से भी अगर हम कंपेयर करते हैं ये बात तो हमें लगता है कि जी अभी भी हम बहुत पीछे हैं इस चीज़ों में। अब एक सेहतमंद माँ के लिए जो क्या होना चाहिए सेहतमंद माँ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी ग़िज़ा और उसको सुकून उसको आराम ये तीन चीज़ें जो हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो होगी ये चीज़ें होगी तो फिर एक बच्चा जो है वो सेहतमंद पैदा होगा। अब बच्चा डिलीवर हो गया ठीक है ओके फ़ाइन एक सेहतमंद बच्चा नॉर्मल बच्चा हमारे डिलीवर हो गया। अब दुनिया में आने के बाद बच्चे ने सांस ले ली बच्चा माँ के हवाले कर दिया गया। अब जो पहली अल्लाह की तरफ से उसको गिफ्ट है जो पहला तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से वो है माँ का दूध। माँ का दूध देना उसके लिए इतना ज़रूरी है जितना कि उसके लिए एक सांस लेना और दुनिया में आना और दुनिया में आगे बढ़ना
उसके लिए सबसे पहला, इसलिए कहते हैं कि माँ का दूध पहले ग़िज़ा है। अब हमारे यहाँ क्या मसला होता है कि डिफरेंट बहुत सारे मिथ्स हैं इसमें कि माँ कमज़ोर है जी, माँ के साथ मसला है, माँ थकी हुई है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम कोई दूसरा दूध ट्राई कर लेते हैं। जब हम दूसरा दूध ट्राई करते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि माँ का दूध साइकोलॉजिकली एक साइंटिफिक रीज़न भी है इसके, फिर तो वो माँ का दूध थोड़ा सा कम हो जाता है। माँ का दूध वो इम्पॉर्टेंट ग़िज़ा है जो बच्चे की पहली वैक्सीनेशन भी है। उसमें इतनी इम्यूनिटी मौजूद है, इतनी उसमें एनर्जी मौजूद है। और आपको पता है हमारे यहाँ जैसे अभी तो थोड़ा सा मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है, गर्मी के मौसम में जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब पानी पिला दें, तो हम कहते हैं कि नहीं पानी की ज़रूरत नहीं है बच्चे को, जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है उसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब इस गर्म मौसम में हम तो पानी पिए चला रहे हैं, बच्चों को क्यों नहीं पिलाते? अगर बता 87% माँ के दूध में पानी होता है। अच्छा, एक्सलेंट। 87%। जब इतना पानी बच्चे को मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है कि हम उसको एक्स्ट्रा दें? आपको लगता है कि बच्चा प्यासा है, माँ का दूध पिलाइए। आपको लगता है बच्चा भूखा है, माँ का दूध पिलाइए। बच्चा रो रहा है, माँ का दूध पिलाइए। और सब यही जो आप कह रहे थे अभी, एक ये मेन कंप्लेन यही है कि माँ कहते हैं कि माँ कि उसमें दूध नहीं है, मतलब माँ ये क्या इशू है? देखिए डॉक्टर साहब बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सबसे कॉमन ये होता है कि ये होता है। अब इसका ये देखिए होता ये है हमारे यहाँ कि अब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमारे यहाँ बहुत कम है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ये कि बच्चे को कुछ नहीं दिया गया 6 महीने तक सिवाय माँ के दूध के, इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं। हमारे यहाँ बच्चा डिलीवर होता है तो माँ ज़्यादातर लेबर रूम में होती है या ओटी में होती है, तो माँ को निकलने में 5-10 मिनट का टाइम लगता है कि उसको माँ को प्रिपेयर करके इससे पहले बेबी को निकाल के नानी दादी जो बाहर ख़वातीन घूम रही होती हैं दे देते हैं। वो पहला काम क्या करती हैं, उनके पर्स में कुछ रखा हुआ होता है वो निकाल के चटा देती हैं, अब वट एवर जो भी हो वो, ठीक है ना। अब ये उसकी जो एपिटाइट है बच्चे का, जो उसकी हंगर है, उसको सप्रेस कर देते हैं। अच्छा। और ये एक मैंने आपको बताया ना, ये एक साइंटिफिक रीज़न क्या है कि बच्चे का मुंह जब माँ के सीने से टच होता है और वो सक करना शुरू करता है तो ये एक बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस तो मौजूद होती हैं उसके, क्योंकि वो माँ बनी है तो माँ बनने के लिए डिफरेंट हार्मोन्स ज़्यादा आए हैं एक आम औरत से, और एक प्रेग्नेंट औरत और एक लैक्टेटिंग माँ जो होती है, जब दूध पिलाने माँ होती है, इसमें हार्मोन ज़्यादा होते हैं, तो वो फीड आना शुरू हो जाती है। अब बच्चा जब आप लगाते हैं तो बच्चा मुंह बंद होता है उसकी, क्योंकि उसका आपने उसको कोई मीठी चीज़ चटा दी है, अब उसको भूख नहीं लग रही है। देखिए शुरू, अच्छा दूसरा एक और कंप्लेन होती है इसी के साथ कि डॉक्टर साहब 2-3 कतरे तो दूध आते हैं, और ये 2-3 कतरे दूध देखिए अल्लाह की तरफ से, ठीक है, और वो इतना इनफ है कि वो उसकी फीड पूरी कर देता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, उसकी एनर्जी पूरी हो जाती है। और ये जो शुरू के जो 2-3 दिनों का दूध होता है, ये भी होता है कि डॉक्टर साहब इसका रंग तेज है, ये थोड़ा सा गाढ़ा है, ये डिफरेंट है, ये कोलोस्ट्रम कहलाता है। इस कोलोस्ट्रम में फुल ऑफ एनर्जी, प्रोटीन, एंटीबॉडीज़। सर इसमें एंटीबॉडीज़ इतनी होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मौजूद हैं, जो कि अभी देखें पिछले दिनों जो कोरोना आया था तो कोरोना में एक वर्ड चला था बहुत ज़्यादा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, कि जी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा है। तो जैसे जो ओल्ड एज थे या जो जिनको कोई प्रॉब्लम था अदर देन कोई रिस्क फैक्टर्स में थे, तो उन लोगों को ज़्यादा कोरोना ने तकलीफ़ पहुँचाई। क्यों? क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम थी। तो बच्चों में न्यूनेट जब डिलीवर होता है तो ठीक है क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी नहीं होती है, लेकिन जब वो माँ का दूध पीना शुरू करता है तो उसके अंदर रैपिडली क़ुव्वत मुदाफ़ियत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ले रहा है ना, वहाँ से प्रोटीन ले रहा है, वहाँ से इम्यूनोग्लोबिन ले रहा है, वहाँ से डिफरेंट लैक्टोबैसिलस टाइप की चीज़ आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर माँ के दूध से आ रही है। तो जब ये चीज़ें मिल रही हैं तो उसके अंदर फिर एनर्जी भी आ रही है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी आ रही है, उसको ग़िज़ाइयत भी मिल रही है, और उसको पानी भी मिल रहा है। यानी एक मुकम्मल ग़िज़ा है 6 महीने तक माँ का दूध। अब इसमें जो चीज़ है कि नहीं आ रहा है तो वो उसके लिए एक अटैचमेंट होती है कि आप प्रॉपरली बच्चे को अगर तरीके से हम पकड़ लें, तरीके से उसको हैंडल कर लें, उसके 2-3 स्टेप्स हैं वो जो हॉस्पिटल्स की जो आयाज़ होती हैं जो वो समझा देती हैं, या घर की जो बड़ी बड़ी ख़वातीन होती हैं वो समझा देती हैं कि इस तरह से बेटा पकड़ लो, ऐसे हैंडल कर लो, बच्चे को स्ट्रेट रखो, उसका मुंह बहुत ज़्यादा घुमाओ नहीं, यानी बच्चे को ऐसे पकड़ के आप सर नहीं घुमाना है, बच्चे की बॉडी को टर्न करना है ताकि वो रिलैक्स रहे। बच्चा पहला जो आई कांटेक्ट करता है वो अपनी माँ से करता है, माँ की आंख में देखता है,
ड्यूरिंग फीडिंग। ये उसका फर्स्ट सोशल कांटेक्ट होता है जब वो माँ को पहचान रहा होता है। देखिए ना, कुछ अरसे बाद क्या होता है, कोई भी बच्चा, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ने मुझे कब दिया, लेकिन मैंने अपनी माँ को पहचाना होगा। कोई दूसरी औरत आई होगी तो मैंने उससे रोना शुरू किया होगा, ठीक, उसको नहीं पहचान रहा मैं, क्योंकि मैं अपनी माँ से बाउंडिंग में हूँ, ठीक। इसी तरह से कोई भी बच्चा अपनी माँ से बाउंडिंग में, तो माँ के अंदर एक एहसास होता है कि ये मेरा बच्चा है, बच्चे के अंदर एक एहसास डेवलप होता है कि ये मेरी माँ है, ठीक। वो एक बड़ा मशहूर सा भी तो है ना कि वो जब लड़ाई वड़ाई होती है तो हम कहते हैं छठी का दूध याद दिला देंगे तो दूध पिलाएंगे तो याद दिलाएंगे ना यार। अच्छा। तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंस है माँ के दूध की। पहली चीज़ जो आपको देनी है वो माँ का दूध देना है। मला दारे चारू का डॉक्टर साहब यक बाज ही गप्पर हाईलाइट को था स्पेशली कि माते मजने रोल स्पेशली माते मीचिन शीर जो असं होती चुक्कारा हाई तो का तमाम ग़िज़ा मौजूद हैं। स्पेशली अगर मैं लूटने के मैं चुक सेहतमंद भी मैं गंडू सेहतमंद भी बीतते तो आई वस्ता ज़रूरी है डॉक्टर साहब खुशी के माते फीडिंग स्पेशली चुका जो पैदा बीतते तो माँ तंगा लेबर रूमा भी भले वालुकानी कर कहते हैं या पीने कसे यानी त्री हैं या कसे बीती हैं चुके तो आई रजीरन ते हमारे टेम उसी फिजे कशन थे दपा जनन थे शिरकनी चीज़ें या चीज़ें तो आई शुद्ध जो शुद्ध आ ख़त्म बीते तो बाद ये बेल एक नेचुरल कुदरत एक प्रोसेस हंसते कि आ रहा ये अगर बीमी चीनी है बाटे माँ तो पहला चुक के वो माँ जो रिलेशन है या आई कॉन्टेक्ट जो चम्मानी वहाँ ये रिलेशन बनी थे अब माँ थे माँ के रिलेशन है तो मतलब ये एक नेचुरल कुदरत एक कानून है कुदरत एक प्रोसेस आई यार माँ वायदे डिस्टर्ब मकने तो पहला ऐसे कि माँ यार फीडिंग ज़रूर बिकने ने शीर भी दें मे चेन वो चुकाना आई तो का तमाम चीज़ अगर फीडिंग क्या चें या माँ जो मेचन के चुक मिची आई तो का दुरुस्तें ग़िज़ा मौजूद हैं आई तो का मैं चुके इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बीतते हैं आई तो प्रोटीन भी हंसते हैं हीमोग्लोबिन मतलब जो अर्ची सिस्टम जो कुदरत कानूनी जो ग़िज़ा हैं यार जो ज़रूरत है आदरो आई तो का मौजूद है और इम्यून सिस्टम अभी यार मजबूत करते हैं चुका अंदर नादराई बीमारी अच्छी बच्ची वत अमा नेचुरल अमा जो हस्ता इंग्रेडिएंट आई तो का मानते हैं कुदरत तरफ मिलते हैं जो अमा ये दुनिया तो का अगेंस्ट बैक्टीरिया मुकाबला करने व्यवस्था अब माँ थे शीरे तो कास्ते माँ ते शीरे बहुत मदने रोल है डॉक्टर शी अगर वो चुका ना सेहतमंद करना लूटे तो माँ ते बहुत मतलब शीर में चुके अर्च माँ या में ज़रूरी है कि आवती चुका रहा फीडिंग बेकार सेहतमंद लूटी। डॉक्टर साहब दूसरा ये है कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में ब्रीफली इसको अपने वो किया कि माँ की दूध की अहमियत। दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कर रहे थे लेकिन मैं आपको यहाँ पे काटता हूँ वैक्सीनेशन के बारे में मैं बहुत सारे उसको मिस करते हैं और हमने देखे हैं उसकी वजह से बहुत सारे हमें डिसेबल लोग मिलेंगे आपको इस माशरे में तो उसको हम ज़रा हाईलाइट करना चाहते हैं वैक्सीनेशन का रोल और बहुत सारे खौफ भी दिलाते हैं कि इससे मसले मसाइल होते हैं। अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माँ का दूध पहली वैक्सीन है क्योंकि वहाँ से एंटीबॉडीज़ जा रही है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जा रहे हैं और ये कुदरत का तोहफ़ा है जो फ्री में अवेलेबल है, एवरी टाइम हर वक्त अवेलेबल है, रेडी टू ईट है, कोई आपको गर्म नहीं करना है, ठंडा नहीं करना है, फ्रिज में नहीं रखना है, कुछ नहीं है, रेडी टू ईट है। बल्कि अब तो लेटेस्ट स्टडीज़ ये बतानी है कि अगर माँ वर्किंग है, जैसे हमारी बहुत सारी ख़वातीन वर्किंग होती हैं तो वो निकाल के स्टोर भी कर सकती हैं। अच्छा। स्टोर करके और स्टोर करके आगे पिला सकती है। बस ये एक चीज़ रह गई थी माँ के दूध से, तो स्टोर करके और स्टोर करने में ये है कि जी 4 से 6 घंटा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, अगर ऐसा टेम्परेचर जो आजकल चल रहा है, और अगर ठंडा है या फ्रिज में रखते हैं तो 24 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप उसको फ्रीज़ करते हैं तो लंबा टाइम हो जाता है। तो ये भी माँ के दूध में अब ये स्टडीज़ आ गई हैं। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद जो दूसरी चीज़ें जो आपने सवाल किया कि वैक्सीनेशन के हवाले से ये अब गवर्नमेंट का तोहफा है, गवर्नमेंट ने ये तोहफा पब्लिक को दिया है, हमारे यहाँ अवेलेबल है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, इन एवरी सेंटर इन होल पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और फेडरल, और ऊपर भी चले जाए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर तक जितना भी एरिया हमारा है, गवर्नमेंट ने अब बड़े फरमानी में अवेलेबल है और वेल मेंटेन्ड तरीके से देख के क्या क्या चीज़ें उसमें हैं जो कि लगानी है, किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से लगाना है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस, और उसको कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों को नज़र में रखा गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं वैक्सीन का।
1978 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में वैक्सीन आई, गवर्नमेंट की ईपीआई लेके आई। ईपीआई स्टैंड है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये अंडर द अम्ब्रेला आता है यूनिसेफ, और यूनिसेफ फंड लेता है WHO और जी उससे गावी एक NGO उससे लेता है। ये खैर वही तो बड़ी बात है। 78 में जब ये लोग फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए तो सिर्फ 6 बीमारियों को लेके आए कि 6 बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल है, और वो वैक्सीन उन्होंने शुरू की यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आई डेफिनेटली, जो अभी तक हमारे सामने हैं, आप भी जानते हैं मसले मसाइल। विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली वो वैक्सीन में इजाफा होता चला गया, और आज की तारीख में अल्लाह का शुक्र है कि 2021 की जनवरी से हम 12 से ज़्यादा बीमारियों की वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रेट। एक वैक्सीन लगवाने आप जाते हैं, जिसकी अगर आप प्राइवेटली लगवाने जाते हैं तो वो 15 से 18,000 के दरमियान एक वैक्सीन की कॉस्ट आती है। ये सेम वैक्सीन आपकी गवर्नमेंट में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ग्रेट। आपको सिर्फ पहुंचना है। और अब तो इतना अच्छा सिस्टम कर दिया है ईपीआई ने कुछ जगहों पे कि वो आपके मोबाइल नंबर भी लेते हैं, आपको रिमाइंडर भी भेजते हैं कि भाई आपकी बच्चे की इस बच्चे की डेट इस तारीख को है, आप आ जाइएगा। ठीक है, ये पूरा रिकॉर्ड है मौजूद, ये बन रहा है, इसमें काम चल रहा है अभी बहुत तेज़ी, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन यस डेफिनेटली ये शुरू हो गया है काम। डिफरेंट हमने वैक्सीन के कुछ डेज भी बनाते हैं। अब एक तो रूटीन वैक्सीनेशन होती है। ईपीआई का देखिए काम सिर्फ रूटीन वैक्सीनेशन नहीं है कि कमरे में गए, जाके बैठ गए, इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आया वैक्सीन लगा दी, और उसका ये भी एक पार्ट है। दिस इज़ कॉल्ड रूटीन वैक्सीनेशन, कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पास फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज को किस टेम्परेचर में मेंटेन करना है वो रिकॉर्डर रखा हुआ है। 24 घंटे में वहाँ पे अगर रिकॉर्ड में अप डाउन हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो भी हो रहा है। कोई वैक्सीन के ऊपर एक तो डेट लिखी हुई होती है कि ये दवाई इस तारीख तक एक्सपायरी डेट जो होती है, उसके अलावा उसके ऊपर VVM के नाम से, वैक्सीन वायल मॉनिटर के नाम से एक स्टिकर लगा हुआ होता है, जो सिर्फ कलर होता है कि कलर के चेंज से अगर वैक्सीनेटर हमारा ऐसा है जो कि डेट नहीं पढ़ पाता तो उसको कलर नज़र आ जाएगा, वो कलर देख लेगा कि अंदर जो वैक्सीन मौजूद है क्या ये वर्किंग है या नहीं। यानी ये एक्सपायर नहीं है भले, लेकिन अगर डेट उसकी डेट सही है, लेकिन अगर वैक्सीन वर्किंग नहीं है तो ये ऊपर से जो वैक्सीन वायल मॉनिटर का स्टिकर लगा है इसमें कलर चेंज आ जाता है। अच्छा, वो खुद ही इस तरह सिस्टमाइज किया हुआ? हाँ, सिस्टमाइज किया। जैसे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ ना अगर, तो वो कलर ख़राब हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो एक गोला होता है, उसके अंदर एक सर्किल होता है, सर्किल के अंदर एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का कलर जो है ना वो डार्क हो जाएगा, वो नज़र आ जाएगा। बोले अच्छा, जैसे ये हमारा स्क्वायर है, इस तरह से नज़र आ जाएगा हमें कि ये डार्क हो गया है, तो ये वैक्सीन अब काम की नहीं है। ये वापस जाएगी और वो जाके जमा होगी, उस पर पूरी बाकायदा नज़र होती है, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है इन सब चीज़ों का भी। तो इस किसी भी वैक्सीन का, ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ कि किसी भी वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। अच्छा। सिवाय इसके कि हाँ हल्की सी तकलीफ होगी, वो इंजेक्शन लगने से हो सकता है, हल्का सा बुखार आ सकता है बच्चे को, वो जगह थोड़ी सी लाल हो सकती है। तो ये किसी भी इंजेक्शन में चीज़ होती है। किसी भी किस्म का आप इंजेक्शन अगर लगाते हैं हाथ में या पैर में, तो उसमें क्या वो जगह लाल हो सकती है, हल्का सा बुखार आ सकता है, बच्चा थोड़ा सा रो सकता है तकलीफ़ की वजह से, वरना ऐसा कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो लोग डरे हुए होते हैं कि जी इस तरह से है या वो है। अब देखिए ना, 78 में जब वैक्सीन आई तो उसमें पोलियो मौजूद था। पोलियो के बारे में एक जो मिथ मशहूर है पूरे हमारे यहाँ हमारे माशरे में कि जी इससे अब आदि पे कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हर जगह ये मशहूर है। अब आप 78 की आबादी को 2022 की आबादी से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि शायद हम ज़्यादा आगे चले गए, मेरे ख्याल में ज़्यादा बूस्ट अप तो फिर अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है ना, मुझे वैक्सीन लगी हुई, आज अल्लाह का शुक्र है मैं वालिद हूँ, आपको वैक्सीन बिल्कुल मिली होगी, आप वालिद हैं, ठीक है ना, और भी हैं हमारे जितने भी लोग हैं। तो पाकिस्तान का शरह रेशियो से जो बर्थ रेशियो है वो दुनिया भर में ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ 100% बच्चों ने, हमारी एज के लोगों ने नहीं पिए तो 50, 60, 70% लोगों ने तो पी है ना, आज सब वालिद हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो कोई ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मिथ है ये तो नज़र आ रही है कि गलत है। जो सोच है लोगों की कि पॉपुलेशन पर काबू पाया जा रहा है, तो कहाँ पाया जा रहा है? ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, पॉपुलेशन तो अनकंट्रोल जा रहा है तो ये चीज़ जो है ये चीज़ समझ में आती है। फिर अब देखिए डिफरेंट वैक्सीन्स वक्त के साथ साथ
वक्त के साथ साथ वैक्सीन जो है वो इंक्लूड की जाए। जैसे मैंने भी बताया कि 1 जनवरी 2021 को वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि MR वैक्सीन है, वो अब रूटीन में शामिल हो गई है। डॉक्टर साहब इसको हम कंटिन्यू फिर करेंगे, मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक के लिए। ओ मडदारे चारू का मैं एक ब्रेक किया होगे मशवर कुछ डॉक्टर साहब आबाज ब्रीफली हमें गप कोतगा के वैक्सीनेशन बार हुआ स्पेशली मशवर कुछ लूटें अगर मैं चुक सेहतमंद नबा मैं चुक अगर से नबा तो मैं फ्यूचर में मुस्तकबिल चूँ शर बीते हमें गंडू हमें चुक मर्ची का चिदा 20 साल रंद हमें टेक ओवर करना हम चीज़ा ना संभालते बाय दें अगर मैं एक सेहतमंद माशरा व्यवस्था अगर कारक लूटें तो आई व्यवस्था चुक्कानी मदने रोली भी और चुक्कानी व्यवस्था डॉक्टर साहब हमें कुछ के आई व्यवस्था जो वैक्सीनेशन हंसते हैं हाँ ज़रूरी हैं आई तो का एक होती एक प्रोग्राम ही पे आई है जो WHO बगैर वापस दिए जाते मतलब मुख्तलिफ में गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करने दुरुस्त हैं सूबे तो का आई है नॉर्दर्न जो हंसते गिलगिता से बगैर कश्मीर पंजाब सिंध बलूचिस्तान KP के दुरुस्त जाके ये वैक्सीनेशन बैग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चुनिया अगर हमें डरना रहो हमें वैक्सीनेशन 5,000 एक वैक्सीन लगी थी तो ये बाय दें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह हर सेंटर जो हंसते हेल्थ सेंटर ही मौजूद हाँ और वैक्सीनेटर मौजूद हाँ डॉक्टर उधर मौजूद हैं बाय दें आइए लेकिन आइए कोई साइड इफेक्ट नहीं इससे मैं एक ब्रेक किया होगा ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करें। मड़ा चारू का ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करें शुमारा कुछ लूटे मर्ची में गेस्ट असिस्टेंट डॉक्टर वसीम जमालवी असिस्टेंट प्रोफेसर इन डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस तो मैं कुछ लूटे मर्ची स्पेशली मैं सब्जेक्ट जो हंसते हैं चुक्का नहीं नादराही नहीं बार वहीं डॉक्टर साहब आप प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे थे मैंने बीच में आपको ब्रेक मारा था तो आप वैक्सीनेशन के बारे में कर रहे थे MR वैक्सीन के बारे में कर रहे थे जी। MR बेसिकली है मिजल्स और रुबेला वैक्सीन। इन दो वैक्सीन को मिला के ये वैक्सीन होती है जिसमें एक अब गवर्नमेंट ने पहले भी थी अब गवर्नमेंट माएँ कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को 2 इंजेक्शन लग रहा है 3 इंजेक्शन लग रहा है। इंजेक्शन तो 2 लगता है लेकिन बहुत सारी बीमारियों को कवर करते हैं। जैसे एक इंजेक्शन लगता है हमारे यहाँ पेंटा के नाम से और 6 हफ्ते पे लगता है, साथ में उसको जो है दूसरा उसको जो है नीमो के नाम से लगता है और एक उसको रोटर के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। ये 6 हफ्ते पे ये वैक्सीन होती है। BCG तो डे 1 पे लग जाता है, पहले दिन बच्चा डिलीवर होता है, 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर BCG लग जाता है और साथ में हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगती है और पोलियो के 2 खतरे पिलाए जाते हैं। ये रूटीन वैक्सीनेशन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब जो पेंटा वैक्सीन लगती है इसके अंदर 5 बीमारियों का हिफाजत मौजूद है जिसमें हेपेटाइटिस शामिल है, काला यरखान जो होता है, ठीक है ना, हिब एक इन्फ्लुएंजा जिससे कि दिमाग पे कान का बहना, इन्फेक्शन होना, इवन ये कि दिमाग गर्दन तोड़ बुखार तक होना वो भी इसमें शामिल है। इसमें डिप्थीरिया की वैक्सीन शामिल है जो कि खांसी करती है, ठीक है। इसके अलावा टेटनस है और पर्ट्यूसिस है। पर्ट्यूसिस काली खांसी ये अब तो कम हो गई है। अब देखें बहुत से लोगों ने तो अब काली खांसी देखी नहीं है। हमने भी जब अपनी स्टडी शुरू की थी तो उस ज़माने में आखिरी दिन चल रहे थे। अब वैक्सीनेशन ये वजह क्यों है पर्ट्यूसिस के ख़त्म होने का, इसलिए कि उसकी इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गई है कि अब वो बीमारी हमें नज़र नहीं आ रही है। अब हम शक की बुनियाद पे किसी का टेस्ट करवाते हैं तो इक्का दुक्का कोई शायद पॉजिटिव आता है, वरना यूजुअली ये बीमारी अब बहुत हमें कम देखने मतलब कंट्रोल कर लिया, बहुत कंट्रोल में, ठीक। तो अब एक इंजेक्शन से हम 5 डिफरेंट बीमारियों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12 से ज़्यादा बीमारियाँ ऐसी हैं जो अब हमारी कवरेज में आ गई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वो चीज़ है कि EPI का मैं आपको जैसे पार्ट बता रहा था कि EPI का सिर्फ काम ये नहीं है कि कमरे में बैठे रहे और आपने बच्चा आया आपने वैक्सीन लगाई और आपने भेज दिया, नहीं। इसके अलावा SIA होता है किनका कि सप्लीमेंटल इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी या डेज कहलाते हैं, जो कि ओवर हमारे यहाँ पोलियो डेज के नाम से होता है। जैसा चल रहा है पिछले दिनों बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे चला था पिछले हफ्ते और सिंध में भी होता है आए दिनों में। वो कैसे करते हैं, वो क्यों आपके इलाके में आ जाते हैं और आके कहते हैं कि जी आपके इलाके में हमें पोलियो पिलाना है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न मौजूद है। आपके इलाके का पानी चेक किया जाता है जो बाकायदा
टेस्ट के लिए निकाला जाता है और वो ऑफिशियली टेस्ट पे चला जाता है। उस इलाके में अगर पोलियो का वायरस मौजूद है, ठीक है, तो वो उस इलाके में रैपिड इम्यूनाइजेशन होती है। होता है कराची, जैसे सिंध में, कराची में 16 अजला हैं, शायद 16 अजला हैं, 5 अजला में हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, बाकी 11 में क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, उसको टारगेट करते हैं, टारगेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, या फिर कहीं पे शक हो जाए, जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ केसेस हुए थे, खासतौर पर ऊपर के एरिया में हुए थे, तो लेकिन हमारे सिंध में तो अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 2 साल होने को आया है, कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे बलूचिस्तान से भी शायद एक केस रिपोर्ट हुआ है, लेकिन वहाँ से भी कोई केस रिपोर्ट नहीं है। ज़्यादा जो हमारा में एक था वहाँ से आया था माइग्रेटेड, तो अफगानिस्तान से वो जी अभी जो पिछले दिन जो कुछ केसेस आए वो वजीरिस्तान साइड से आए हैं, केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो इसकी सर्विलेंस होती है, सर्विलेंस, यही सर्विलेंस है। आपके इलाका है, मेरा इलाका है, यानी इवन पॉश इलाका है और बहुत ही अंडर प्रिविलेज एरिया है, हर जगह का पीने का पानी और गटर का पानी टेस्ट के लिए जाता है। वहाँ से टेस्ट की रिपोर्ट आती है, ऑफिशियली रिपोर्ट आती है, वो एरिया के जो है DHOs हैं वहाँ तक जा पहुँचती है, फिर उनको मार्क किया जाता है, जिसको हम मॉपिंग कहते हैं। वो मार्क किया जाता है कि जी इतने डायमीटर का जो एरिया है इसमें आप रैपिड वैक्सीनेशन करें, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैक्सीनेशन होती है, तो जो अजला में इम्यूनाइजेशन होती है। तो ये एक पार्ट है वैक्सीनेशन का। अच्छा। यानी EPI वाले बेचारे घर पे नहीं बैठे हुए। अब हमारा क्या फ़र्ज़ है एज ए डॉक्टर, एज ए पब्लिक, एज ए वालदैन, कि वो जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, बर्फ़बारी वाले एरिया में लोग निकले हुए हैं, ख़वातीन निकली हुई हैं, हम उनको रिस्पेक्ट दें, हम उनको इज़्ज़त दें, वो हमारे घर आएँ। किस लिए आए हैं वो? ठीक है, उनकी जॉब है, लेकिन वो हमारे बच्चे के लिए आए, हमारे सेहतमंद के लिए आए, कि हमारा बच्चा सेहतमंद होगा तो हम सेहतमंद होंगे। वरना देखिए, बात ये है कि अगर किसी का बच्चा किसी वजह से भी बीमार हो जाता है, क्या सिर्फ एक छोटा सा ये मसला है? अगर इसके पीछे देखें तो एक बहुत बड़ा मसला है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। अगर उसको दाखिले की ज़रूरत पड़ गई है तो माँ उसके साथ है, दूसरे बच्चों को संभालने के लिए कोई या तो आपके घर आए या आप अपने बच्चों को किसी और के घर छोड़ें। बाप एक कदम जॉब पे रखे, एक कदम अस्पताल में रखे, एक कदम घर पे रखे, यानी जैसा आपने बोला कि एक छोटा सा लफ्ज़ डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप डिस्टर्बेंस देखें, साथ में खर्चा कितना गुना बढ़ जाता है। ठीक है, आप अगर गवर्नमेंट अस्पताल में भी दाखिल करते हैं तो गवर्नमेंट पैसा दे रही है ना, खर्चा तो उसका हो रहा है, लेकिन साथ में आपका खर्चा भी चेंज हो जाता है। क्या आपका कन्वेंस का डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, आपके खाने पीने का मसला होगा, बहुत सारे मसाइल होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक कॉमन सी बात है, एक छोटी सी बीमारी के लिए भी अगर हो तो अच्छा खासा खर्चा है। तो अगर गवर्नमेंट आपको इन बीमारियों के लिए फ्री में वैक्सीन दे रही है, तो ये तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि हमें आगे कदम बढ़ा के उनसे हाथ में हाथ डालना चाहिए कि जी बिल्कुल हम आपके साथ ताउन कर रहे हैं और हम वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, एक देखिए, आप बहुत अच्छे अंदाज में उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का भी आपने बताया था, आप एक सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो एक अभी इस दौरान मेरा सवाल है, फिर आप कंटिन्यू उसको अपने प्रोग्राम करें। तो मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने भी कुछ कैंप्स वगैरह किए थे उस तरफ, इंटीरियर की तरफ, ये जो बारिश के बाद सैलाब आए, सैलाब के दौरान डिस्टर्ब हुए, फिर इनका किस तरह मैनेज हो रहा है, मैंने कुछ आइडिया है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध, जिस ज़माने में सैलाब आया था उस ज़माने में मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो हमने बाकायदा पीडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से कैंप्स लगाए हैं और हमने वहाँ पे कैंप में हमने हर चीज़ पे नज़र रखी। ये सिर्फ ये नहीं कि जैसे मैंने आपको शुरू के प्रोग्राम बताया था कि माँ की सेहत से, तो हमने ग़िज़ाई अजनास भी प्रोवाइड की। पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने बच्चों की दवाइयों का भी कैंप किया और साथ में हमने लोकल एरिया में, जैसे हमारे एक कैंप दादू में लगा था, बलूचिस्तान तो खैर बहुत ज़्यादा वैक्सीन वहाँ आया है, लेकिन मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ सिंध से है तो मैंने सिंध में जो किया, तो सिंध में डिफरेंट एरियाज़ में हम जहाँ गए तो वहाँ पे हमने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया। गवर्नमेंट से हमने वैक्सीनेशन के बारे में स्पेशली बात की कि भाई इस वैक्सीनेशन को आप थोड़ा सा इन एरियाज़ की कवरेज को बढ़ाइए और वहाँ पे रैपिड कीजिए, और उन्होंने हमारी इस बात को किया। और ऑलरेडी वो लोग वहाँ पे पहले से वेल प्लान थे इस चीज़ में कि जी जिस एरियाज़ के बच्चे आ गए हैं, रोड पे आ गए हैं, अपने घरों से बाहर निकल आए, प्रॉब्लम में बहुत हालात ख़राब थे और अभी भी डिस्टर्ब हैं बेचारे, अभी भी डिस्टर्ब हैं, बाहर हैं, तो उनके लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन के कैंप्स दिए गए और वहाँ पे एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन करवाई गई और करवाई जा रही है, अभी तक वो चीज़ मौजूद है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए डॉक्टर अयूब, देखें वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि वैक्सीनेशन पे आप कह रहे थे कि ये सवाल, जिनको हम रिस्पेक्ट देना है, जो हमारे घरों तक पहुंचते हैं, जो उसके बाद आप बता रहे थे कि MR हमने इंट्रोड्यूस किया 2019 में,
तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट 2019 में गवर्नमेंट टाइफाइड वैक्सीन लाई। ग्रेट। टाइफाइड वैक्सीन उसको भी बच्चों में आपको बच्चों में हम दे रहे हैं। 6 महीने से ऊपर से लेके 15 साल तक के बच्चों को हमने वो टाइफाइड वैक्सीन लगाई है। टाइफाइड वैक्सीन पहले जो अवेलेबल थी वो वैक्सीन की 3 साल तक एफिकेसी थी और 3 साल तक जो है उस पर वैक्सीन दोबारा 3 साल का दोबारा वैक्सीन लगानी थी। पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे यहाँ टाइफाइड बहुत खतरनाक आ गया था और वो रेजिस्टेंस वाला था। जी जी जी, जो XDR के नाम से आ गया था और वो ऐसा था जो कि सिवाय एक इंजेक्शन और एक शरबत के बाकी तमाम एंटीबायोटिक्स जो थी उसके आगे रेजिस्ट थी। तो वो रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया था कि वो उस पर फिर बड़ी स्टडीज़ हुई। हमारी कुलीग हैं डॉक्टर फराह कमर, उन्होंने बड़ा काम किया इस पर और उसके बाद फिर वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई और वो वैक्सीन लगाने के बाद सडनली हमने देखा कि जो वैक्सीन लगाने के बाद टाइफाइड की जो वो वैरायटी थी उसमें बहुत ज़्यादा फॉल आया, बहुत नीचे आए। मौजूद है, हो रहे हैं बच्चों को, लेकिन पहले ये था कि हर दूसरा बच्चा इस बीमारी के साथ आ रहा था। अब ये है कि कम से कम 15-20 बच्चों के बाद कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसपे कि हम सस्पेक्ट करते हैं और उनमें भी अगर हम टेस्ट भेजते हैं तो फिर 2-4 को इस तरह की बीमारी आती है XDR की, वरना ज़्यादातर को अब नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये एक अचीवमेंट पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने शुरू की, हमारी डॉक्टर्स ने शुरू की, उन्होंने स्टडीज़ की, उन्होंने गवर्नमेंट के आगे रखा। हम खुद मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से मिले सिंध में और हमने उनसे बात की एंड शी इज़ वेरी काइंड कि उन्होंने हमारी बात को बड़े गौर से सुना और उस चीज़ को वो लेके आई और अल्लाह का शुक्र है कि आज मौजूद है और वो वैक्सीन जो है वो लग रही है बच्चों को। अब वो रूटीन में 2019 में हमने कैंप करवाया था, गवर्नमेंट ने करवाया था जिसमें हम उनके साथ थे। अब कुछ छोटे मोटे मसले मसाइल हो जाते हैं, बच्चे को थोड़ा सा, किसी बच्चों को ज़ाहिर सी बात है एक घबराहट, उसके अंदर टेंशन मौजूद है, उसकी वजह से वो कोई बच्चा चकरा के गिर गया, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हमने उस बारे में भी सर्च किया था बहुत ज़्यादा। तो 2019 में टाइफाइड का कैंपेन हुई और बहुत बड़े पैमाने पे हुई। 95% वैक्सीन की कवरेज भी पूरे पाकिस्तान में और वो वैक्सीन को पूरा लगाने के बाद जो है देखा गया कि उससे कवरेज भी अच्छी हुई, तो वो बीमारी भी कम हुई जैसे मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ ने फिर और हमें थोड़ा सा इंकरेजमेंट दी और 2021 में जो है फिर MR वैक्सीन की जो कैंपेन की गई और वो भी इसी तरह से बड़े पैमाने पे। अब वैक्सीन तो गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट वाले इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन्वॉल्व है, डिफरेंट। पिछले दिनों बलूचिस्तान में भी इस पर वैक्सीन हुई थी, अभी पोलियो के भी कैंपेन चला था, तो वो वहाँ गवर्नमेंट। तो हम एज ए पीडियाट्रिशियन और एज ए एसोसिएशन, सीनियर मेंबर ऑफ पीडियाट्रिक एसोसिएशन एंड ए प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ PPA, हमारी जो जिम्मेदारी होती है वही होती है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं स्पेशली जो कि टर्शरी केयर में बैठे हुए हैं और जो प्राइमरी केयर में हैं, जो गांव में मौजूद हैं, उन डॉक्टर्स को हम ट्रेन करते हैं AEFI के हवाले से, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के। इम्यूनाइज होने के बाद किसी बच्चे को अगर कोई बुखार आ जाता है, वो रोना शुरू कर देता है, जगह लाल हो जाती है, या खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई ज़्यादा मसला होता है, तो उसको सारे स्टेप्स पता है। इसके हवाले से हमने डिफरेंट एरियाज़ में बड़े बड़े सेमिनार्स भी किए हैं अपने डॉक्टर्स के, अवेयरनेस सेमिनार, पेशेंट अवेयरनेस भी हमने, पेरेंट्स अवेयरनेस काउंसलिंग भी की है। अभी कुछ अर्से पहले गुस्तानी जौहर में एक सोसाइटी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल था। वहाँ के एरिया DHO का मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मसला है। तो मैं उस ज़माने में GS था, तो मेरे साथ मेरे ट्रेजरर डॉक्टर फारूक भैया, वो हम दोनों साथ गए। हमने वहाँ असर के बाद एक मस्जिद के पास पार्क में कैंप लगाया। उस कैंप में वहाँ के पेरेंट्स को बुलाया गया, हमने पूरी स्पीच दी, पूरा समझाया और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ उसी दिन सेम डे हमने जो है तकरीबन 12 से 15 बच्चों को उनके वालिदैन की गोद में वैक्सीन पिलाई की है। वैक्सीन यानी वो पहले रिफ्यूज़ कर रहे थे लेकिन बाद में वो राज़ी हुए, उनको कायल किया गया और वो कायल हुए और उन्होंने वैक्सीन पिलाई। तो हम शाना बशाना अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, सिर्फ अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने कौम और अपने मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए। ये हम वैक्सीन देते हैं तो उसमें जैसे हम वहाँ गए, उसमें हमारा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमें इज्तिमाई तौर पे एक फ़ायदा ये है कि हमारी कौम का पैसा बचेगा जो फालतू में खर्च हो रहा है, हमारे कौम के बच्चे सेहतमंद होंगे। जैसे शुरू में आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि यही हमारे मुस्तक़बिल है। बिल्कुल, जब ये हमारा मुस्तक़बिल है, कल इनको हमारी जगह संभालनी है, हर जगह फ्रंट लाइन पे आना है, हर फील्ड में यही बच्चे हैं। पिछले दिन हम बच्चे थे, आज हमने संभाला हुआ है, आज हम आगे चले जाएंगे, हमारे बच्चे आगे संभालेंगे। अगर हम एक सेहतमंद बच्चा, एक सेहतमंद माशरा दे के आगे जाएंगे तो वो हमें आगे आने वाली नस्लें हमें अच्छे नाम से याद करेंगी, बजाय इसके कि हम अगर
किसी वजह से अपने बच्चों को नहीं पिलाते हैं, और उसमें जैसे आपने बताया था कि माजूर भी घूम रहे हैं, किसी को पोलियो हो गया, अगर किसी को हो जाता है पोलियो तो वो ज़िंदगी भर के लिए बच्चा माजूर हो जाता है। अब वो माजूर बच्चा जब कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन डेफिनेटली उसके जहन की किसी वक्त, किसी उम्र में, किसी जगह सोच में वो होगा कि मेरे वालिदैन ने अगर मुझे पिला दी होती तो आज मैं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता। वो बच्चे जो मेरे दोस्त भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी उन्हीं की तरह होता। बिल्कुल। मेरे अपने कोलीग हैं, क्लास फेलो हैं, बेचारे मतलब एक सर्जन है, लेकिन वो पोलियो मतलब उसको है प्रॉब्लम है। ऐसे है फैमिली में, आप भी सराउंडिंग में देखेंगे पुराने टाइम पे मिस हुए होंगे कि पेरेंट्स से या क्या हुआ है लोग, लेकिन खैर मुकाबला कर रहे हैं सोसाइटी का। लेकिन ज़्यादा बेहतर सोसाइटी को शेप करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बेहतर अंदाज में उसको वैक्सीन कराएं, तो सेहतमंद एक सोसाइटी होगी, जिससे माशरा होगा, सेहतमंद मुल्क होगा। मड़ादारे चारों का डॉक्टर साहब या कमी गप्पे बाद हाईलाइट कुछ किसी के मैं जो प्रोग्राम है आई तो का स्पेशली ये तारीफ कुछ का कि गोवा ये मिनिस्टर डॉक्टर अदरा पिछो है तो आया जो सिंधे हेल्थ मिनिस्टर से आई भी कॉपरेशन बाद ज़्यादा भी तमें वो एक बेहतरीन प्लान है मना ही सामान इस के बलुचिस्तान अच्छी बैगे बड़े डॉक्टर साहब सेहत सिंधे बारो गुश्ता किया यानी बाकायदा एक प्रोग्राम शेने आइन जो का बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम बीतते हैं वती जो टेक्नीशियन है जो वैक्सीनेटर आया ना बाकायदा ट्रेंड कनक बीतते हैं। ज़ाहिर है हर जगह डॉक्टर मौजूद न बीतते हैं, कभी कभी हंसते हैं, हर जगह पीडियाशियन अवेलेबल न भी, तो एक ट्रेजिक वगैरह जो प्राइमरी केयर और जो बिल्कुल डाउन टू होते हैं। बाकी जगह डॉक्टर भी शायद अवेलेबल न भी, भले वैक्सीनेशन जो बैग हैं आया ना बाकायदा ट्रेंड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप भी खुदा ना मोस्टली कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा तब बीतते हैं हमें टेम्परेचर भी हमारा जगह इंजेक्शन लगी थे हमारा वैक्सीन करती हमारा जगह तो ये कम के हमारा एरिया इन्फ्लेम भी थे मतलब कम सोर तर रही हमें भी कुछ करते खदी कदी बार रेयर मतलब कसा ने काफ़ी कसे केस को बीतते हैं कि इस तरह नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नए थे ये मर्दमानी कंसेप्ट है नास्ते के शायद के वैक्सीनेशन अच्छे या पोलियो देगा अच्छे या पोलियो वैक्सीन वारने का अच्छे या देखिए चीज़ अच्छे शायद कोई प्रॉब्लम है बीमारी ना रही या हमारा चौक्का कंट्रोल करने वास्ता आइए डॉक्टर हमारा मिसाल दात किसी की मर्ची का चाहिए माँ पहला माँ वार्ता जो सराउंडिंग उसकी माँ भी फिर मारा भी चौक्कस थे मैं चौक जी मतलब जो आना कॉलेज आना हो गए थे हमें हवाले अच्छे अगर अच्छे मसले बीते वैक्सीन तो कोई बाय देंगे सोसाइटी बिल्कुल ज़्यादा देखिए डेवलप ना बीतेगा भले कोई साइड इफेक्ट नहीं इससे बाय दे माँ होती चौक्का ना सेहतमंद करना रोटी अगर सेहतमंद माशरा डेवलप करने के वास्ते हमारा ज़रूरी है कि मैं वैक्सीनेशन बिकना है ये स्पेशली हमारा जो वैक्सीनेटर बेचारा कायम लोग अशमें कर रखा है आशमें मेहमान शुमायन इज्जत भी देता रिस्पेक्ट भी देते आशमें ठीक है एक मिनिमम सैलरी बेचारा का मिल लगे भले आया रिस्पेक्ट एक आए लेके शुमें लोग दरवाज़ा दफ़ा काया शुमें चुका शुमें मत गुआरा मतलब गुआरंत या ब्राता मुदा काया वैक्सीनेशन वास्ता चीज़ें वास्ता बायदे यहाँ रिस्पेक्ट लायक आया ना इज्जत भी देता एहतराम भी देता मैं सोसाइटी मैं रवाज मैं कल्चरल वैल्यूज़ वस्ता कि माँ आयन बायदे इज्जत पे दें रिस्पेक्ट भी दें। डॉक्टर साहब तो ये आपने बहुत ज़्यादा कि आपने बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि इस वजह से जैसे रेजिस्टेंट टाइफाइड वगैरह ये आया आप लोगों ने कंट्रोल किया मुझे बहुत खुशी हुई कि रियली मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि ये स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से ये वैक्सीन दिए जा रहे हैं। आपने वो भी कहा था कि गर्दन तोड़ बुखार वगैरह सारे उनके भी लेकिन इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल स्पेशली आप लोगों की पीरियाडिक एफिशिएंट हम लोग तो साइंटिफिक बात है क्लियर हमारे भी हम भी सोसाइटी के मेंबर हैं हमारी पाकिस्तान डर्मेटोलॉजी सोसाइटी है तो उसमें हम साइंटिफिक करते हैं प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं लेकिन ये चीज़ आप लोग इतना पेनिट्रेट हो गए मुझे वैक्सीनेटरों को आप अवेयरनेस प्रोग्राम करवाते हैं और चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है मुझे रियली बहुत खुशी हुई। और दूसरी स्पेशली कभी कभार मैं यही सोचता था कि स्पेशली ये जो वैक्सीन है इनकी एक्सपायरी या उनकी टेम्परेचर मेंटेन ये देखें सिस्टम है किस तरह होगा लेकिन आपने ये भी बात की कि उसमें बाकायदा वो हाईलाइटर हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके कलर चेंज हो जाएंगे तो उसको डिस्पोज कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बड़ा दारे चारों का ये चीज़ मशहूर हाईलाइट कर लूट हूँ वापस या कर दे कि डॉक्टर साहब या गप पे हाईलाइट खुद का कि स्पेशली जो वैक्सीन है अब वैक्सीन एंड बाकायदा अगर आए टेम्परेचर कंट्रोल एक प्रोग्राम हंसते हैं वो इंटरनेशनली एकला कानूनी हंसते हैं कि ई टेम्परेचर मेंटेन भी आई चिरंद ना के ख़राब बीती चीज़ें बीती आई तो कांचे
मार्कर आसता, मतलब आई मकसद मार्कर मकसद अशें की अगर वैक्सीन एक्सपायर अलावा अगर आई टेम्परेचर कंट्रोल नवी तो आई सर एक मार्क ही कहते हैं आई कलर चेंज बीते तो ಕೂಡ अयरा इस्तेमाल नकनंते अयरा यक्करा कनंते तो ये भी चीज़ असते बाकायदा एक अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मॉनिटर बैग है चीज़ पाए दे माई होती ये वैक्सीनेशन ज़रूर बिकने तो बेहतर हमशे की गवर्नमेंट सेक्टर बाज सरकार बैग है तो बाय दें गवर्नमेंट सेंटर बुरे था वो चीज़ा ना बिकना बाय दें मना मना ये सम ज़रूर शिम भी फिक्र भी कि बलूचिस्तान भी शायद हमें उन्हें बैगा भी तो मना कि माँ नहीं डॉक्टर साहब सिंध से बिलोंग करते हैं सिंध पाकिस्तान पीडियाट्रिशियन एसोसिएशन सिंध प्रेसिडेंट हैं तो एशिया में कुछ था कि इन उन्हें मॉनिटर करने तो मना ये उम्मीद है कि आउदा भी हमें उन्हें मॉनिटर बैग ही बलूचिस्तान तो इसी तरह मॉनिटर हो रहा होगा बिल्कुल पूरा सेम पूरा पाकिस्तान में एक जैसा हो रहा होगा बिल्कुल वैसे मॉनिटर। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बहुत ब्रीफली हमें बताया कि वैक्सीनेशन की अहमियत और उसकी तो डॉक्टर साहब मसला ये है कि आजकल थोड़ा सा बीमारियों की तरफ भी आते हैं बिल्कुल तो जैसे अभी वो आपने जिक्र किया था टाइफाइड के बारे में हमने भी देखे बहुत सारे केसेस सराउंडिंग में हम डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करते थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमने देखे थे केसेस वहाँ पे आते थे उनकी मदर कोई हो तो ये बेसिकली क्या ये क्यों डेवलप हुआ इधर रेजिस्टेंट टाइफाइड का क्या मसला है प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल अब थोड़ा सा हम देख लें तो इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो हमारे यहाँ डॉक्टर अयूब कुछ दवाइयों के मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे बड़ा दार चारों का एक ब्रेक केयर हो गए ब्रेक केयर प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे शुमारा गोशक लूटे मर्ची के मैकरा गैस जो हस्ते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वसीम जमालवी जो स्पेशली चुक्कानी नादरानी बारवा हमारा ब्रीफली डिस्कस कर गए तो प्रोग्राम ब्रेक केयर प्रोग्राम कंटिन्यू करें। गोले चारों का ब्रेक प्रोग्राम कंटिन्यू करें शुमारा गोशक लूटे हैं कि मैं गरम मर्ची असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वसीम जमालवी में कराते हैं स्पेशली या चुक्कानी नादरानी बारो एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब हम ब्रेक पे गए थे ब्रेक अपना वो कंटिन्यू करें। टाइफाइड के बारे में हम थोड़ी सी बात कर रहे थे तो टाइफाइड के हवाले से मैं बता दूं कि टाइफाइड की बीमारी एक ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफी और एक उसी की कैटेगरी होती है जो साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी होते हैं ये टाइफाइड की बीमारी करते हैं और ये खाने से ग़िज़ा से ये पेट में जाते हैं ओवन ठंडी चीज़ खाने से जो कि जिसमें कि इन्फेक्शन शामिल हो वो चले जाते हैं पेट में फिर वो वहाँ से ग्रो करते हैं फिर वो पेट से निकल के वो जो है आंतों से निकल के वहाँ के इंटेस्टीन से वो लिम्फ नोड में जाते हैं फिर वो खून में शामिल होते हैं। जब वो खून में आते हैं तो फिर बुखार आता है। तो पेट में जाने से लेके खून में आने तक का जो ये टाइम है तकरीबन 7 से 14 दिन का। तो अगर आज किसी को बुखार आया है तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन आज से कोई हफ्ता 2 हफ्ता पहले उसके जिस्म में किया है। ये नहीं कि सुबह कुछ खाया और शाम में जो बुखार आ रहा है तो वो सुबह की कुछ खाने से है, उसको अंदर जाके अपने आप को बढ़ाने से होता है। फिर मैं जैसे बात कर रहा था कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कभी ज़रूरत नहीं होती है डॉक्टर लिख देता है, कभी ज़रूरत नहीं होती पेरेंट्स खुद शुरू कर देते हैं। और आपने ये भी नोट किया होगा कि पेरेंट्स एंटीबायोटिक भी दे देते हैं खुद ही से, बल्कि अक्सर सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये सेल्फ मेडिकेशन ने इन जरासीम में रेजिस्टेंस पैदा कर दी और वो रेजिस्टेंस पहले कुछ अर्सा पहले एक आया था जिसको कि हमने टाइफाइड में MDR का नाम दिया था कि जी ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है और उसमें जो बेस लाइन ड्रग्स हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं हमारे यहाँ उससे ज़्यादा स्टेप में चले गए थे। तो हम उसी में आगे जनरेशन की हम मेडिकेशन यूज़ कर रहे थे और उस पर हम वो चला रहे थे। लेकिन चूँकि हमने उन दवाइयों का भी मिसयूज़ शुरू हो गया तो और फिर ऑर्गेनिज़म ने भी अपने आप को थोड़ा सा चेंजेस लाया। 2019 ही की बात है, 2019 में ही केस रिपोर्ट हुआ था, सिंध से ही हुआ था कि जिसमें कि वो जो दवाइयाँ उन दवाइयों से भी वो टाइफाइड का ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट था। तो वो हाँ सेकंड लाइन भी गई, हमारी सेकंड लाइन भी चली गई। फिर थर्ड लाइन पे सिर्फ 2 और मेडिकेशन ऐसी थी जो कि एक इंजेक्शन में और एक शरबत में जो कि इस ऑर्गेनिज्म को कवर कर रही थी। इसके अलावा कोई भी दवाई जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल है
वो इस ऑर्गेनिज़म को कवर नहीं कर रही थी और थोड़ी सी कॉस्टली भी है वो, तो इसी वजह से बहुत काम हुआ था इस पे और फिर वैक्सीन आई थी उसके बाद। तो ये इसको हमने XDR कहा था और ये बड़ा कॉमनली फैल गया। टाइफाइड वैसे भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और बच्चों को इवन बड़ों को भी ये टाइफाइड होता है। इसकी जो बहुत बड़ी वजूहात हैं होने की, उसमें ये जो स्ट्रीट फूड्स हैं, अच्छा, इनकी बड़ी वजूहात हैं, जिसमें कि डिफरेंट चीज़ें स्ट्रीट फूड्स में, क्योंकि उसमें हाइजीनिक कंडीशन कैसी है, किस तरह से उसको बनाया जा रहा है, किस तरह के बर्तन में वो रखा जा रहा है, किस तरह के बर्तन से पानी धोया जा रहा है, वहाँ पे किस तरह का पानी इस्तेमाल हो रहा है, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इस वजह से हमारे यहाँ टाइफाइड और दूसरी डिफरेंट बीमारियाँ बड़ी कॉमन है। तो फिर उस पर जब काम हुआ, वैक्सीन लगी और फिर वो कम हो गया, तब अल्लाह का शुक्र है कि मौजूद है लेकिन कंट्रोल्ड है। तो ये चीज़ अभी मौजूद है और इस पर अभी चल रहा है। लेकिन अब चूंकि कुछ सीज़न के हवाले से अगर आप देखें तो हमारे इस जो सीज़न चल रहा है, जो सर्दी आ रही है और गर्मी जा रही है और अब तो थोड़ा सा सर्दी का मौसम थोड़ा सा कदर ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें जो बीमारियां हमारे यहाँ कॉमनली आती हैं वो गले की बीमारियां हैं। ज़्यादातर गला ख़राब और अस्थमा और ये चीज़ें। हाँ, यानी गले से शुरू होता है, जिसको हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, फिर वो नीचे जाता है और फिर वो फेफड़े में जब जाता है तो फिर वहाँ तक पहुँचता है। तो फिर जैसा आपने बताया कि अस्थमा है, डिफरेंट एलर्जी की अलामात हैं, नमोनिया है, ये सब बीमारियाँ इसमें आती हैं। अब अगर हम वापस बैक पे करें और फिर सोचें तो ये नमोनिया की कवरेज की वैक्सीन भी अवेलेबल है। अच्छा, नमूनिया की भी आ गई? अच्छा, जी, निमोकोकल के नाम से अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट? गवर्नमेंट में। अब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो जो है हम तो उन वैक्सीन की बात कर रहे हैं जो फ्री में अवेलेबल है। ग्रेट। अच्छा, तो नमोनिया की वैक्सीन छठे हफ्ते में, 10वें हफ्ते में और छठे, 10 और 14 हफ्ते पे बच्चों को लगा दी जाती है, जिससे कि 60 to 80% जो उसको बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, ये फिर कितने अरसे तक? लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग। हाँ, लाइफ टाइम। अब देखिए ना, बात ये है बात वहीं पे फिर आती है कि क़ुव्वत मुदाफ़त दो एक्सट्रीम एज पे कम होती है, यंग एज एंड ओल्ड एज, ठीक है ना। तो यंग एज पे ये वैक्सीन लगा दी जाती है और वो यंग को कवर कर लेता है। अब बच्चा एक एडोलेसेंस में आ गया, 17-18 साल का हो गया है, उससे लेके वो 35-40 साल तक तो वो वेल सेटल्ड है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, तरीके का, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी है, वो नॉर्मल है, बच्चा भी समझदार हो गया है। अब एक एडल्ट लाइफ में भी आ गया है, तो वो डिफरेंट जो ऐसी चीज़ें जो खतरनाक होती हैं वो नहीं इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद उसकी इम्यूनिटी जब गिरना शुरू होती है तो वहाँ पे भी एडल्ट में भी नीमोकोकल की एक वैक्सीन अवेलेबल है। गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन ये है कि प्राइवेट सेक्टर पे वो लगवा सकते हैं, तो फिर उस पर वो कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक आज बच्चों पे है, तो ये वैक्सीन यहाँ पे लगा के हम नीमोकोकल लगा के नमूनिया की कवरेज भी दे रहे हैं। अच्छा, नमूनिया की कवरेज दे रहे हैं, तो इससे भी एक बेहतरी है। क्योंकि आजकल सीज़न नमूनिया का है, इसलिए मैं नमूनिया पे थोड़ा जोर दे रहा हूँ। वैसे वेदर चेंज हो रहा है और वेदर चेंज हो रहा है, और इस चेंज ऑफ वेदर में जो है ना, अब इसमें क्या होता है हमारे यहाँ कि डिफरेंट चीज़ें जो कि ठंडी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना, जिसमें ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, उसकी वजह से बच्चों का जो है गले में थोड़ा सा खराश से शुरू होता है। फिर वायरल इन्फेक्शन हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। अब नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपका ये बात कहूँ, हमारे यहाँ मैंने देखा बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हैं, बच्चे अस्थमा के साथ जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। मतलब ये है कि अस्थमा रिकरेंस कंटिन्यू, इसका क्या रीज़न है? कोई फैमिली हिस्ट्री है या क्या है इन जगह? जी बिल्कुल, देखें, अगर हम अस्थमा को देखें तो अस्थमा बेसिकली एक तरह से जो शुरू होती है वो एलर्जिक डिसऑर्डर है। एलर्जी की उसमें आती है, एलर्जी ही के चैप्टर में मौजूद है, ये हमारी जो किताब है उसमें। और इसमें जो है किसी भी चीज़ से वो एलर्जी होती है, ट्रिगर फैक्टर है उसका। और लेकिन इसमें जिस्म के अंदर, जैसा आपने बताया कि ख़ानदानी है, तो वो जेनेटिक्स में भी मौजूद है। मोर देन 100 इस तरह के एलाइज नोट किए गए हैं जो डिफरेंट फैमिलीज़ में चल रहे हैं, और उनके यहाँ अस्थमा चल रहा है। अस्थमा फैमिली में चलता है, यानी बाप को है तो बेटे को, माँ को है तो बेटे को, या नाना नानी को या दादा दादी को है तो उनकी पहली जनरेशन में या पहली नस्ल में, दूसरी नस्ल में, कहीं पे इस तरह की इसका ना कोई रोल मौसम के साथ है या जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके साथ कोई इसका रोल है? दोनों से साथ है। अच्छा, लाइफ स्टाइल भी और आपके मौसम के साथ भी। वेदर जब विंटर की तरफ जाता है तो इसमें जो जितने भी हमारी जो एलर्जेंस हैं
ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं उन बच्चों को जो कि ऑलरेडी एस्थमेटिक होते हैं और वो उनको एलर्जिक होते हैं, तो वो उनको ज़्यादा अटैक करते हैं इस सीज़न में। अटैक तो वो पूरा साल कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि इस सीज़न में उनके अंदर इम्यूनिटी पे थोड़ी सी डिक्रीज़ होती है, कंप्रोमाइज़ होता है, तो उस वक्त ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही होती है। फिर फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली में अगर रन कर रहा है वूमन, फैमिली रन मिलता है हमें, ऐसा होता है कि अगर हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं हमें पता चलता है कि जी फैमिली में, और ज़रूरी नहीं है कि अगर बाप को अस्थमा है तो बेटे को भी हो सकता है, बाप को सिर्फ एलर्जिक हो, उसको कोई और तरह की एलर्जी प्रेजेंटेशन दे रहा हो वो, लेकिन बच्चे में वो कुछ और दे रहा है, वो रिस्पायरिटी दे रहा है, वो स्किन पे दे रहा है, ठीक है ना। मतलब जैसे अर्टिकेरिया, हाँ एटोपिक, जैसे अर्टिकेरिया होता है ना सर, लाल लाल धब्बे लेके आ जाते हैं पेशेंट, तो बाप को हो सकता है वो, या वो पेरेंट्स कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब आपको तो जी सिर्फ मिट्टी से एलर्जिक है, धूल से है, बच्चा जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये चीज़ है ना, तो अब इसमें हमें हिस्ट्री निकालनी होती है। और देखें, एक पुराना सा जुमला है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंट कर लें, कुछ चीज़ों से बचा लें, माइट्स हैं, कुछ धूल मिट्टी है, कुछ स्मेल्स हैं, इनसे अगर हम बच्चों को बचा लें तो उसमें फिर इसके ट्रिगर फैक्टर हम कम कर दें तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर कुछ अर्सा पहले एक दवाई मोंटेलुकास्ट आई थी, मोंटेलुकास्ट ने बड़ा ड्रामेटिक चेंज किया था, और बच्चों में अगर उसको प्रॉपरली दिया जाए। फिर हमारे यहाँ जीना गाइडलाइन मौजूद है, जीना गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा इन चिल्ड्रन, तो ये WHO की गाइडलाइन है, ये इस गाइडलाइन अभी 2021 की भी आ गई है ये, तो इसमें भी वो स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट बताते हैं, लेकिन उसमें भी वो कहते हैं कि जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो हैं उनसे बच्चों को दूर रखें। अगर आप फैक्टर के अंदर, जैसे आप किसी को डंडा भी मारें और उसको पैनाडोल भी खिलाएं, तो आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ना कि जी उसका दर्द खत्म हो जाएगा। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जी अब पैनाडोल से या दर्द की गोली से, दर्द की इंजेक्शन, दर्द कम हो रहा है, लेकिन आपको डंडा मारना भी रोकना है। अगर वो आप कम कर देंगे और रुक जाएगा तो आपकी दवाइयाँ ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, और हो सकता है कुछ अर्से बाद दवाई की ज़रूरत ना पड़े। स्टेप 1 में हमारी यही है कि जब बच्चे को हो दवाई दे दो, नहीं है तो उसको नॉर्मल लाइफ में छोड़ दो। अब ये चूँकि एलर्जिक डिसऑर्डर है तो इसमें हमारा एम ये होता है, और ये उमन देखें इसमें कंप्लेन जो होती है ना, वो ये होती है कि डॉक्टर साहब बच्चा रात भर खांसा, रात भर जागा और खांसता रहा, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फिर उसने खांसते खांसते उसको उल्टी भी बहुत हुआ, फिर रिलैक्स हो गया, हमने दवाई दी, रिलैक्स हो गया, और उसके बाद वो सो गया। अब एक बच्चा जो सारी रात जाग के सुबह सोएगा वो डेफिनेटली स्कूल नहीं जाएगा। तो हमारे यहाँ एम इसमें 2 होता है, यानी हम इस बीमारी को काबू में रखें और बच्चे को रात की नींद अच्छी मिले ताकि सुबह की स्कूलिंग अच्छी हो और उसकी ग्रोथ अच्छी हो। बस ये 2 एम लेके हम चलते हैं कि हमारे पास ग्रोथ अच्छी, अस्थमा के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अस्थमा ग्रोथ अच्छी हो और उसकी स्कूलिंग अच्छी हो, उसकी तालीम अच्छी हो, दैट इज़ वेल इनफ। क्योंकि कुछ अरसे में और वो कंट्रोल करता चला जाएगा। आल्दो की एलर्जिक डिसऑर्डर है, होल लाइफ रहेगी, उसको ख़त्म कभी नहीं होगी, लेकिन अंडर कंट्रोल होगी तो आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं मदर्स की तरफ से, स्पेशली 1 ईयर से जो 5 ईयर के दरमियान ना, इसमें कौन सी ग़िज़ा दें, क्या दें, वो दूध, एक तो आपने फीडिंग के बारे में बताया, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, आपको पता है मदर स्पेशली अगर फर्स्ट बेबी हो तो उसको अनट्रेंड होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता किस तरह मैनेज करें। ये ज़रा ग़िज़ा के बारे में बताएंगे, जो ग़िज़ा के देखिए माँ के दूध के अलावा भी। हाँ बिल्कुल, 6 महीने तक तो माँ का दूध देना है, ठीक है, कुछ दिए बगैर, जिसको कि हम एक्सक्लूसिव मदर फीड कहते हैं। एक्सक्लूसिव मदर फीड के बाद 6ठे महीने से हमें ऊपर की ग़िज़ा शुरू करनी है। ऊपर की ग़िज़ा में हमें देखिए होता क्या है, मानेंगे डॉक्टर साहब मेरा बेटा मीठा शौक से खाता है तो 24 घंटे उसको मिठाई खिलाई जा रही है एक माँ, या मेरा बच्चा केला शौक से खाता है तो 3-3, 4। अभी पिछले दिन मेरे पास पेशेंट आया कि नहीं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा केला शौक से खाता है, मैं रोज़ाना 10 केला खिला देती हूँ। मैंने कहा भाई 10 केला नहीं खिलाना है उसको आप 1 दे 2 दे। अब 1 साल का बच्चा है, अगर आपको खिला देंगे तो बाकी चीज़ें तो पेट तो भर गया उसका, लेकिन उसको आपको प्रोटीन भी देना है, उसको आपको फैट भी देना है, उसको आपको कार्बोहाइड्रेट भी देना है, आपको मिल्क भी देना है ना। अब आपको यानी अगर आप वैसे देखें तो सब्जी भी है, ठीक है ना, फल वाला एलिमेंट भी है, गोश्त वाला एलिमेंट भी है, और सीरियल वाला जो कि दाल चावल ये वाला एलिमेंट भी है, और बीच में जो है इसके दूध आ जाता है। तो ये आपको सारी चीज़ें देनी है। अब आप उसको थोड़ा सा दें, ज़्यादा दें, डॉक्टर साहब खाना मुश्किल है, ओके ठीक है,
गोश्त खाना मुश्किल है, आप उसको पीस दें, मैश कर दें, मैश कर दें। जैसे हमारे यहाँ दो बड़ा कॉमन है, 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन है जो वन माएँ देती हैं। एक मैश्ड पोटैटो बड़ा कॉमन है, आलू को उबाल के उसको मैश करके देते हैं, जल्दी बन जाता है। अच्छा, केला मैश करके देते हैं और अंडा दे देते हैं, ठीक है, इट्स गुड, ठीक है ना, हमें वहाँ से फ्रूट मिल जाता है, वहाँ से पोटैटो। लेकिन आप एक ही डिश उसको ना दें, आप एक ही डिश देंगे तो फिर वो होगा ये कि बाद में भी वो एक ही डिश खा रहा होगा, टेस्ट डेवलप नहीं होगी, टेस्ट डेवलप नहीं होगी। आप उसको डिफरेंट चीज़ें देते रहें, कभी कुछ दीजिए, कभी आप उसको खिचड़ी दीजिए, तो कभी आप उसको कस्टर्ड बना के दीजिए, तो कभी साग डाल दीजिए, सॉफ्ट डाइट दें। अभी बच्चे के मुंह में दांत नहीं आए, 6ठे महीने से दांत आना शुरू होता है। फिर हमारे यहाँ एक बड़ा माजत के साथ बड़ा मिथ है कि उस दौरान 6ठे महीने के बाद से लेके साल 1.5 साल तक बच्चे को दुनिया की कोई बीमारी हो जाए ना, उसे दांत की वजह से तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। दांत इसका एक नॉर्मल प्रोसेस है, 6ठे महीने से उसका निकलना शुरू हो रहा है, और इस दौरान चूंकि उसको इरिटेशन होती है तो उसकी ग़िज़ा में थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अगर मेरे सर में दर्द है मैं 2 रोटी खाने वाला आदमी हूँ तो मैं शायद एक ही खाऊँ, ठीक, तो क्योंकि उस एक थोड़ी सी बॉडी में तो दांत निकलने में एक चूंकि मुस्तकिल प्रोसेस है तो बच्चा तंग करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको ऐसी डाइट दें जो उसको च्यू नहीं करना पड़े, आप उसको मैश्ड चीज़ें दें, सेमी लिक्विड टाइप की, सेमी लिक्विड दें, सेमी सॉलिड टाइप की चीज़ जो है, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड, इस तरह की चीज़ आप बना के दें जो बच्चे के आपने मुंह में डाली और बच्चे ने ले ली। फिर उसका टेस्ट डेवलप करें, उसको हर तरह के टेस्ट दें, वो जब हर तरह का टेस्ट उसके मुंह में जाएगा तो वो टेस्ट बड डेवलप होंगे उसके, फिर उसको टेस्ट समझ में आएगा, वो डिफरेंट चीज़ें खाएगा तो वो हर चीज़ लेगा। तो आप कंट्रोल अ बैलेंस डाइट देंगे, आप उसको रोज़ाना ज़्यादा नहीं देना है। सर देखिए अभी WHO ने एक चीज़ दी थी कि जी कुछ स्टेप्स दिए थे कि जो नॉर्मल बच्चे की हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है, उसमें से एक चीज़ भी ऐसी नहीं थी जिसमें कि कुछ पैसे लगें। फ्रेश एयर, पीने का साफ पानी, माँ का दूध, ओके, ठीक है, और ग़िज़ा उसने ये नहीं कहा था कि जी आप जंक फूड्स मंगाएं, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर दें, आप ये ऑर्डर दें, आप फूड डिफरेंट नहीं, उन्होंने कहा घर में जो ग़िज़ा बन रही है इसी ग़िज़ा में से आप बच्चे के लिए अलग डाइट करें। लेकिन बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ सिंगल सर्विंग होनी चाहिए। सिंगल सर्विंग मीन्स कि यानी उसके लिए एक प्लेट में, उसके बर्तन में उसी का हो, ताकि आपको पता हो कि आपके बच्चे ने कितना खाया। अब आपने अपने प्लेट में थोड़ा सा खिला दिया, अब आपको नहीं पता कि उसने 2 वाला खाया है कि 10 वाला खाया, या किसी और ने अपने प्लेट से खिला दी, नहीं, उसकी सिंगल सर्विंग हो तो आपको आइडिया होगा कि मेरे बच्चे ने कितना खाया है, उसको इस टाइम डाइट इतनी देनी है तो दूसरे टाइम की इतनी डाइट देनी है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग है। ये कहने का अच्छा मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, लेकिन एक और सवाल मेरे ध्यान में आ रहा था, तो मड़ातारे चारू का डॉक्टर साहब स्पेशली चुकमात जो हंसते बयान थे आया बाद ज़्यादा में परेशानी भी थी कि मैं वो वर्क छे बजे डॉक्टर साहब बाद बेहतर अंदाज़ा रहा हाईलाइट को कि यक्का छे बजे जो 5 साल दरमियान जो हंसते बीते आई सिंपल डॉक्टर साहब मशवरा था कि या कि एक चुक्की अगर मूज वर्ग हैं तो आई मैं दादा मूज भी दें शौकसर वर्ग हैं ज़रूरी नहीं आई इसी यक मूज है या 2 मूज देखे भी आई तो गिजा आया मर्द बेदनते को आई तो का प्रोटीन ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत है, कैल्शियम ज़रूरत है, ये दोस्त चीज़ें ज़रूरत हैं। तो हमें ही मैं कशवरे वर्गन तो का मिल लेते और दूसरी इसी की चुक्कानी टेस्ट डेवलप करने के वास्ते बहुत ज़रूरी है जो वास्ते अगर मुख्तलिफ चीज़ा नहीं बात जो दपा बिजनेस ना मतलब फ्रूट हैं देखिए चीज़ें आने वो बिकने मर्चा ट्रेंड डेवलप भी तबाह ज़्यादा डॉक्टर साहब खुशी कि स्पेशली फास्ट फूड आनी कोई WHO एक गाइडलाइनें भी हंसते हैं आई तो उसी डॉक्टर साहब वो उसी बात ज़बरदस्त आई एक चीज़ हाईलाइट पता कि बात सिंपल है जो हर जगह अवेलेबल है शर्रें मतलब एनवायरनमेंट गुआत फ्रेश गुआत ना शर्रें माहौल भी है तो गुआत दूमी सफाई आप अकम अमल अगर हमारा फैसिलिटीज़ नहीं तो आप लाड़ भी दें चुक्कारा भी दें तो अयर सर्द बेकने और भी दिए नहीं तुम्हें इसे के गिज़ा तो कमें कुछ कहें कि अच्छे लोग जो हड बीतते हैं अमा गिज़ा ये है स्पेशली तो अगर पिज़्ज़ा अदा या बर्गर या फलान प्लान इशिया तो कर अवॉइड बिकने तो डॉक्टर साहब उसी बेहतर है जंक फूड अन्य मुझे अवॉइड बिकने मर्चा अर चुके उसी जंक फूड अन्य का ज़्यादा रहोगे आइए नुकसान भी हंसता बैलेंस डाइट नहीं बैलेंस डाइट जो अर्चे में लोग रात गए बनाने गए अटकन गए हाँ वाज इम्पोर्टेंट दारी चुके सेहत वास्ता वाह शर्रें चीज़ें। तो डॉक्टर साहब ये तो खैर बहुत ज़्यादा मैंने जो अस्थमा है नमूनिया तो मैं बहुत खुशी हुई कि नमूनिया की भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो
ये तो खैर बहुत ही मतलब बेहतर चीज़ें हो गई हैं। और दूसरी बात ये है कि बीमारियों में अस्थमा ने कवर किया, टाइफाइड है। दूसरा कमी ये है। बहुत ज़्यादा बच्चों की ये डायरिया और ये वोमिटिंग की शिकायतें तो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल होते हैं। कभी कभार बच्चा तो हॉस्पिटल की रुख कर लेता है, तो उसको उसकी अच्छा वजह देखिए, हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ तो रिलेट कर लिया जाता है कि जी ये दांत निकल रहा है इसलिए है। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ वजूहत होती हैं जो कि बैकग्राउंड में मसला कर रही होती हैं। और सब शायद हमें यही कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह आपको वापस बुलाएंगे और इन चीज़ों बहुत सारी चीज़ें अभी जो हमारे रह गए हैं उनको कवर करने के लिए। आपका बहुत बहुत मेहरबानी हमारे प्रोग्राम में है। मड़ादारी चारों का डॉक्टर वसीम जमालवी साहबा ब्रीफली तकरीबन जो बेसिक चीज़ा में आयरा हाईलाइट को स्पेशली ये कुछ थे कि माँ ते शीरे मजने रोले ब्रेस्ट फीडिंग और आई महूर गिज़ा वैक्सीनेशन ये चीज़ हाईलाइट को तक मेरी नादरानी बारवा का मेवाज में जिसको तक पहले मेन चीज़ जो मैं कर रहा है मैं सोसाइटी है तकरीबन जो डिमांड है क्वेश्चन जो रेस भी तमाम आया कवर को तक स्पेशली डॉक्टर साहब कुछ तक माते शीरे मजने रोले आई तो हर चीज़ें मौजूद हैं। दूनी शे के गिज़ा वैक्सीनेशन मोती चुकाना बिकने ने आइए कोई नुकसान नहीं कि साइड इफेक्ट नहीं मर्दों के लिए हबर करते साइंटिफिकली कोई अच्छी कोई शी नहीं कि आइए नो कोई कॉम्प्लिकेशन है वाला बीता चीज़ बीता। ये डॉक्टर जो अर्च गप्पे करने गए होती एक्सपीरियंस होती है क्वालिफिकेशन एक लिस्ट अपडेट करना होती कॉन्फ्रेंस सांगो देखिए नोके नोके चीज़ का थी साइंटिफिकली रिसर्च भी थे ये हमा गप्पा साइंटिफिकली गप्पा करने गए जो मैं देमो शो देमा हेर को तक डॉक्टर साहब बस ब्रीफली डिटेल्स राई गप को वह हमारी प्रोग्राम नहीं एल आई सी वगैरह हो गए देखिए प्रोग्राम शो देमा हाजिर हुए अल्लाह में।